हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिस्टाइलेक्टिक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में किया था लिबरल फेमिनिज्म। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। पिछले लेक्चर में हमने मेन आइडिया, उसकी थ्योरी और कुछ फेमिनिस्ट कवर किए थे। ऑब्वियसली ये एक थीसिस बना है तो एंटीथीसिस भी होगा। तो आज हम उस एंटीथीसिस के बारे में जानेंगे कि क्या लूप होल्स रह गए थे, क्या कमी रह गई थी जिसके कारण लिबरल फेमिनिज्म को क्रिटिक किया गया। एक छोटा सा जस्ट ले लेते हैं लिबरल फेमिनिज्म के बारे में। लिबरल फेमिनिज्म कहता था कि बाय बर्थ ही सबके पास एक राइट टू फ्रीडम होता है, और वो राइट टू फ्रीडम सिक्योर करने की जो ड्यूटी होती है वो स्टेट की होती है। ये इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करते थे, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करते थे, दोनों मेन और विमेन की। और इनका कहना ये था कि जो ये जेंडर रोल्स है, सेक्सुअल रोल्स हैं, ये सोसाइटी ने बनाए हैं। ये सोसाइटल नॉर्म्स है, ये स्टीरियोटाइप्स है। लिबरल फेमिनिज्म ने ज्यादा जो जोर दिया था वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे दिया था, लीगल रिफॉर्म्स पे दिया था। उन्होंने काफी लूप होल्स छोड़ दिए अपनी थ्योरी में, उन्होंने काफी चीजें नजरअंदाज कर दी। जानते हैं आगे कि वो क्या चीजें थी। उससे पहले कुछ पॉइंट्स, लिबरल फेमिनिज्म के कुछ मेन पॉइंट्स जो आगे जाके इसके क्रिटिसिज्म बनेंगे। सबसे पहला ये पॉइंट है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सेक्स बेस्ड है, सोसाइटी का बनाया हुआ है ये जेंडर और सेक्सुअल रोल्स। सेकंड पॉइंट ये कि लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए हमें, बस लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एज इन राइट टू वोट चाहिए, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए हमें। सेकंड ये थर्ड ये था कि जो मेल है, मेल ट्रेट्स हैं, हमें वो अचीव करने हैं। मेल एक स्टैंडर्ड है हमारे लिए, कि जैसे एक कट ऑफ होती है ना, कि भाई 86% की कट ऑफ है, अरे हमें तो बस वो 86% की कट ऑफ अचीव करनी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हम 96% भी अचीव कर सकते हैं, तो मेल को एक स्टैंडर्ड बना लिया। रिफॉर्म्स के लिए सोचा, पर रिफॉर्म्स किस टर्म्स में? मेल टर्म्स में रिफॉर्म्स उन्होंने सोचे। फोर्थ था कि जो वाइट मिडिल क्लास विमेन है वही डिप्राइव्ड है। फिफ्थ है स्ट्रेस ऑन पार्टिसिपेशन पब्लिक अफेयर्स। हाँ, तो इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया कि पब्लिक अफेयर्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए विमेन को। आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्रिटिसिज्म, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म में क्या है कि लिबरल फेमिनिस्ट जो थे, इन्होंने बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ली थी। इन्होंने राइट टू फ्रीडम की बात की, राइट टू वोट की बात की। इन्होंने जो राइट्स की बात की वो एक इंडिविजुअल के बेस पे बात की। अब आप किसी चीज में रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं एक फीमेल की बात करूंगी तो दूसरी फीमेल को भी सेम ही प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मैं एक फीमेल के हक में बात कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि सेकंड फीमेल के हक में भी बात कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कुछ और दिक्कतें भी हों। तो इन्होंने ऑल एंड ऑल सिर्फ इंडिविजुअल अप्रोच को अपनाया। इन्होंने कलेक्टिवली बात नहीं की, क्योंकि कलेक्टिव में हम क्या देखते हैं, कलेक्टिव में रिलीजियस कल्चर्स भी आ जाते, रिलीजियस ग्रुप्स आ जाते हैं, रेसिज्म के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे। इन्होंने सिर्फ एक चीज को ले लिया, वाइट मिडिल क्लास विमेन। उसके अलावा और बहुत विमेन थी। और वाइट मिडिल क्लास विमेन में भी ये है कि सभी विमेन्स को हो सकता है कि कहीं ना कहीं शेयर्ड ऑपरेशन या शेयर्ड सबऑर्डिनेशन होगा, पर सारी चीजें भी सेम नहीं होंगी। सेकंड है क्लास एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। इन्होंने बाहर पब्लिक स्फीयर में जाने की बात की कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पर उन्होंने ये चीज नहीं सोचा कि अगर बाहर जाके काम कर भी रही हैं तो फाइनेंशियली तो वो फिर भी डिस्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि जेंडर पे गैप है, अनपेड लेबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनपेड लेबर है, घर में भी वही हाल है, बाहर जाके भी वही हाल है। तो उन्होंने जॉब की तो बात कर ली, पर उन्होंने ये बात नहीं की कि अगर एक आदमी को
ईंट उठाने का 10 रुपए मिल रहा है तो औरत को भी ईंट उठाने का 10 रुपए मिलना चाहिए। तो इसमें भी एक लूप होल था। जॉब की बात की, पर ऑल एंड ऑल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस और क्लास कंसिडरेशंस में नहीं घुसे। थर्ड है लिमिटेड इंटरसेक्शनैलिटी। ऑब्वियसली इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की सिर्फ सेक्स बेस्ड, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे सेक्शंस थे जिनकी इनको बात करनी चाहिए थी, पर इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी को ऑल एंड ऑल इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है इट इज ओनली सेक्स बेस्ड या जेंडर बेस्ड। तो अप्रोच बहुत लिमिटेड सी रह गई, बहुत लिमिटेड सी औरतें अचीव कर पाई। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो अभी भी ऑप्रेस थी, अभी भी सफर कर रही थी। इन्होंने रिफॉर्म की बात की है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की है। और रिफॉर्म की बात भी कैसे की है कि जो एग्जिस्टिंग हालात है ना, उन्हीं चीजों को सुधार लो, कुछ बदलो मत, सिर्फ एग्जिस्टिंग हालातों को सुधार लो। कि अच्छा, अगर औरतों को घर में रखा जाता है तो उनको बाहर थोड़ा सा जाने की आजादी मिलनी चाहिए, उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की है। उन्हें बाहर जाने की आजादी मिलनी चाहिए, घर से भी आजादी मिलनी चाहिए, और बाहर जाकर अगर काम कर रही हैं तो उनको इक्वली ट्रीट भी किया जाना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं हुई, सिर्फ रिफॉर्म की बात हुई। छोटे छोटे रिफॉर्म्स लेके आने हैं कि ये चीज हमें नहीं करनी है, वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें इस चीज को ऐसे सुधार सकते हैं। इन्होंने सिर्फ सुधारने की बात की। लास्ट क्रिटिसिज्म, ओवर एम्फोसिस ऑन फॉर्मल इक्वालिटी। मतलब आप राइट टू वोट की बात कर रहे हो, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो, आप फॉर्मल स्फीयर में राइट्स प्राप्त करने की बात कर रहे हो, बट आप इनफॉर्मल सर्कल, जो कि आपका घर है, जो कि आपकी फैमिली है या आपकी सोसाइटी है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो आप पूरे तरीके से आजाद हो ही नहीं। अगर आपको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है तो उस राइट टू वोट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बाहर जाके वोट डालने दिया जाएगा ही नहीं, आपको बाहर जाके पढ़ने दिया जाएगा ही नहीं। अगर आपको इतनी चीज बोल दी जाए कि आपका काम है बच्चों को पालना, चूल्हा चौका चलाना, आपको आपका काम है घर को संभालना, तो आपको बाहर जाकर जॉब करने की आजादी है ही नहीं है कि तुम जॉब करके क्या करोगी। तुम्हें क्या ही जरूरत है, मैं कमा के लाऊंगा, मैं कमा के ला रहा हूं, तुम बस बच्चे संभालो, तुम बस घर संभालो। तो इन्होंने फॉर्मल स्फीयर में राइट्स को कंसिडर तो कर लिया, पर इनफॉर्मल सर्कल में ही सबसे पहले ये सबऑर्डिनेटेड थी, ऑप्रेस्ड थी। इन्होंने उसे कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो आपके सबसे पहले जो रूटेड है वो आपके इनफॉर्मल स्फीयर्स में रूटेड है। फॉर्मल स्फीयर्स में कागजी तौर पे अगर आपको राइट्स, 4 राइट्स मिल भी जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसको चला ना सको। क्योंकि इनफॉर्मल सर्कल का हमारे ऊपर इतना ज्यादा जोर, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि हम सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारे हस्बैंड्स के बारे में सोचते हैं। तो वो इनग्रेन्ड होता है हमारे दिमाग में कि यार फैमिली तो बहुत जरूरी है ना, अगर फैमिली इसी चीज में राजी नहीं है तो मैं ये स्टेप ले ही कैसे सकती हूँ। अगर फैमिली ही नहीं चाहती है कि मैं जॉब करूँ तो मैं बाहर जाके जॉब करूँ भी क्यों फिर। मेरी फैमिली की ही मंजूरी नहीं है, मतलब आप अपने डिसीजंस खुद लेती ही नहीं है, आप दूसरे की तरफ देखती हैं। तो अगर आप दूसरे की तरफ देखती हैं तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके इनफॉर्मल स्फीयर में होना चाहिए था। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर, क्रिटिसिज्म ऑन लिबरल फेमिनिज्म। आगे और भी स्कूल्स आएंगे, जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म, साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म, ऐसे ही शायद डिवाइडेड हो। मे बी एक लेक्चर सिर्फ थीसिस पे हो और दूसरा लेक्चर एंटीथीसिस पे हो।
एज इन क्रिटिसिज्म पे हो, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर सब कुछ कवर करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा यू नो लंबा हो जाता है तो सब बोर हो जाते हैं। तो पार्ट्स में हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे, बाकी वीडियोस भी देखिए और अपना रिव्यू प्लीज़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे।